प्रलय आने से ठीक पहले मैंने बैंक से 100 करोड़ का लोन लिया, फिर उसमें से 10 करोड़ खर्च करके एक लोहे का मजबूत किला बनवाया और 20 करोड़ रुपए में एक बड़ा सुपरमार्केट खरीदकर रातों रात उसका पूरा सामान अपने ठिकाने पर पहुंचा दिया। सब कुछ समेटने के बाद मैं थककर बिस्तर पर लेट गया और एक ही सांस में 30 बॉटल रेड वाइन गटक गया। आंखें बंद करके बस उस भयानक पल का इंतजार करने लगा। ये राज सिर्फ मैं जानता था कि आज रात ठीक 12 बजे जैसे ही घड़ी की सुई पहुंचेगी, क्या होने वाला है। पूरी दुनिया एक लंबे और भयानक हिमयुग में डूबने वाली थी। एक ऐसा खौफनाक बर्फीला तूफान इंसानी आबादी के एक बड़े हिस्से को बेरहमी से निगलने वाला था। रात के ठीक 12 बजे एक रहस्यमयी ऊर्जा ने पूरी धरती को घेर लिया। आसमान में एक अजीब सी सफेद रोशनी चमक उठी। रात का वक्त होने के बावजूद ऐसा लग रहा था मानो दोपहर की तेज धूप खिली हो। लोग अभी कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि तभी आसमान से बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। शुरुआत में चींटी के आकार के ये टुकड़े पलक झपकते ही भयंकर और बेरहम बर्फीले तूफान में बदल गए। देखते ही देखते पूरा शहर अनगिनत बर्फ की आंधियों के साए में छिप गया। सड़कों पर ट्रैफिक पल भर में ठप हो गया। हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड किसी खूंखार जानवर की तरह हवा के हर कोने में फैल गई और खौफ में डूबे लोग किसी तरह जान बचाकर अपने घरों की तरफ भागने लगे। दुनिया भर में अचानक पड़ी भीषण ठंड और तापमान में भारी गिरावट की खबरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। इंटरनेट पर चीख पुकार और रोने की आवाजें गूंज रही हैं। जहां एक तरफ लोग अभी भी इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि सर्दी इतनी जल्दी आ गई है और उनके पास पहनने के लिए सिर्फ हल्के कपड़े कमीजें बचे हैं, वहीं कुछ बेवकूफ ऐसे भी हैं जो इस बात से बहुत खुश हैं कि कल उन्हें काम पर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा होकर ठंडी मुस्कान के साथ सिर हिला रहा था और मन ही मन उनका मजाक उड़ा रहा था। वे नहीं जानते कि यह कोई सामान्य ठंड नहीं है, बल्कि यह कभी न खत्म होने वाली सर्दी है। तापमान तेजी से गिर रहा है और संसाधन खत्म हो रहे हैं। ऐसे में लोगों के सामने केवल ठंड या भूख से मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तभी मैंने अपने घर के अंदर नजर दौड़ाई, जहाँ सामानों और राशन का ऐसा अंबार लगा था जो मेरे 100 साल तक अय्याशी से जीने के लिए काफी था। आराम से उठते हुए पीलू सोफे पर पूरी तरह से सिमटकर गहरी नींद में सो गया। जैसे ही नर्क ने अपनी आंखें खोली, भारी बर्फबारी पहले ही पूरी शहर को अपनी आगोश में ले चुकी थी। खिड़की के बाहर सब कुछ सफेद था। सड़कें और झाड़ियां पूरी तरह गायब हो चुकी थीं, मानो वे कभी अस्तित्व में ही न थी। तूफानी बर्फबारी अभी भी गरज रही थी और टेलीविजन पर आपदा के समाचार लगातार चल रहे थे। तापमान रातों रात गिरकर 0 से 100 डिग्री नीचे पहुंच गया था। दुनिया भर की प्रजातियां लगभग विलुप्त होने की कगार पर थीं। सिर्फ कल रात ही हजारों लोग ठंड को सहन नहीं कर पाए और तटीय इलाकों में जिंदा बर्फ के टुकड़ों, बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। इस खबर ने भीड़ को पूरी तरह से भड़का दिया। लोग घबराकर सामान खरीदने दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाहर का तापमान अभी भी लगातार गिर रहा था। मुख्य द्वार बर्फ से पूरी तरह बंद हो चुका था और निराश लोग बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि यह आपदा जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। लेकिन मैं घर के अंदर आराम से रेड वाइन की चुस्कियां लेते हुए स्टीक काट रहा था और मुझे ठंड का कोई एहसास नहीं हो रहा था। आखिरकार 1 करोड़ की लागत से बनाए गए इस सेफ हाउस सुरक्षित घर में हमेशा 22 डिग्री का आरामदायक तापमान बना रहता था। तभी अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। कॉलर आईडी पर उस पवित्र और परोपकारी ढोंगी भलेमानुष का नाम था। वो फोन पर गिड़गिड़ाते हुए कुछ खाने के लिए मांग रहा था और कह रहा था कि आपदा खत्म होने के बाद वो इसका 2 गुना वापस लौटा देगा। मैंने बिना एक पल की भी देरी किए उसका फोन काट दिया और साफ इनकार कर दिया। मैं इस महिला की क्रूर और कुटिल प्रकृति को अच्छी तरह जानता था। पिछले जन्म में मैं ही उसके इस दयनीय और लाचार दिखने वाले चेहरे के धोखे में आ गया था और अपना सारा खाना उसे सौंप दिया था। लेकिन उसने उपकार के बदले मेरे साथ विश्वासघात किया, बाहरी लोगों के साथ मिलकर मुझे मौत के घाट उतार दिया और यहाँ तक कि मेरी हड्डियों से सूप भी बनाया। इन सब बातों को याद करके मेरा मन उसे तुरंत जान से मार डालने का करता था, लेकिन मेरी समझदारी ने मेरे गुस्से और मारने की इच्छा को शांत कर दिया। मैंने उल्टे उसे एक संदेश भेज दिया, अरे यार, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे घर का सारा राशन खत्म हो गया है, बस सुबह सुबह ताजा पकाया हुआ एक स्टीक बचा है। संदेश भेजने के बाद मैंने जानबूझकर मेज पर रखे स्टीक और रेड वाइन की एक तस्वीर खींची और यहाँ तक कि पतले से नाइटवेयर रात के कपड़े पहने हुए अपनी एक सेल्फी भी उसके पास भेज दी। उस तस्वीर को देखते ही उस ढोंगी महिला की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस कड़ाके की ठंड में मैं नाइटवेयर पहनकर मजे से खा पी रहा हूँ। तस्वीर में स्टीक और रेड वाइन को देखकर उस महिला के मुंह में पानी आ गया और उसने तुरंत ही झटके से संदेश का जवाब दिया, जिसके हर शब्द में सिर्फ लालच भरा हुआ था। वो चिल्लाने लगी कि उसे भी खाना है। अगर पिछले जन्म का मैं होता तो पक्का बर्फ में चलकर उसके घर सामान पहुंचाने चला जाता, लेकिन अब का मैं वो भोला भाला टेनगो नहीं रहा। मैंने आराम से धीरे से जवाब दिया, खाना है, खुद जाकर सुपरमार्केट से खरीद लो। ये जवाब देखकर वो ढोंगी महिला गुस्से से आग बबूला हो गई। मैंने उसे और भाव देना जरूरी नहीं समझा और लापरवाही से अपना जमा किया हुआ साहित्य उठाकर मजे से पढ़ने लगा। आपदा से निपटने के लिए मैंने भारी मात्रा में किताबें जमा की थी। आखिरकार ज्ञान कभी ज्यादा नहीं होता और इन पेशेवर जानकारियों पर पकड़ होना बहुत जरूरी था। महत्वपूर्ण समय में यह जान बचा सकता है। तीसरा दिन ही असली मुख्य खेल, अहम दिन था। मैं अच्छी तरह जानता था कि आगे क्या होने वाला है। मैं पूरी रात नहीं सोया और बस इसी पल का इंतजार कर रहा
रहा था, और वो था पूरे विश्व में बिजली का ठप हो जाना। बिजली जाने से एक श्रृंखला प्रतिक्रिया चैन रिएक्शन शुरू हो गई, जिससे पानी की आपूर्ति प्रणाली भी ठप हो गई। पानी और बिजली गुल होने से आम लोग अंधेरे और नरक में डूब गए, जबकि मैंने पहले ही 2 साइलेंट शांत जनरेटर चालू कर दिए थे। बिजली का इंतजाम करने के बाद मैंने मुस्कुराते हुए अपना फोन चलाना शुरू कर दिया। पूरे इंटरनेट पर हाहाकार मचा हुआ था। बिजली और पानी बंद थे और अधिकारी अभी भी झूठ बोल रहे थे कि रखरखाव का काम चल रहा है और सब ठीक हो जाएगा। मैं बस चुपचाप सिर हिला रहा था।